कई बार बाहर से देखकर लगता है कि जियोपॉलिटिक्स बड़ा सीधा साधा खेल है। फलां देश ने ये बोल दिया, दूसरे देश ने वो जवाब दे दिया और मामला खत्म। लेकिन असल दुनिया में चीजें इतनी सिंपल नहीं चलती। कई बार ऐसा भी होता है कि देशों की सरकारें कुछ और सोच रही होती हैं, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही होती है और जनता का मूड पूरी तरह अलग दिशा में जा चुका होता है। और यही वजह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना हमेशा इतना आसान नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि भारत अमेरिका को खुलकर जवाब क्यों नहीं देता, लेकिन कहानी सिर्फ एक तरफ की नहीं है। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि अमेरिका के डिप्लोमेट्स को भी भारतीय जनता के रिएक्शन का अंदाजा लगाना पड़ता है। अब तो एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें इंडियन पब्लिक मूड को देखते हुए अमेरिकी पक्ष को भी कदम उठाना पड़ा है। उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा एक और दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही खींचतान के बीच पाकिस्तान ऐसी स्थिति में फंस गया है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी किरकिरी होती दिखाई दे रही है। क्या हुआ और क्यों हुआ वो भी समझेंगे। उधर पाकिस्तान नेवी को हाल ही में एक नया सैन्य प्लेटफॉर्म मिला है। उसके बाद वहां से भारत को लेकर कुछ बड़े दावे और चेतावनियां भी सामने आई हैं। अब ये सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है, इस पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में बात करेंगे रूस की, क्योंकि रूस के राजदूत ने ऑपरेशन सिंदूर, भारत की भूमिका और दोनों देशों की दोस्ती को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा इस समय डिप्लोमेटिक सर्कल्स में काफी हो रही है। तो आज की वीडियो में कई ऐसी अपडेट्स हैं जो ऊपर से देखने पर छोटी लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें जोड़कर देखते हैं तो पूरी तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरे सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमको पता चल सके कि हमारी फैमिली कहां तक फैली है। अब दोस्तों, यहाँ एक चीज मैंने काफी बार नोटिस की है। जब भी भारत और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ा भी तनाव आता है, दोनों देशों की सरकारें ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन नीचे ग्राउंड पर लोगों का मूड कुछ और ही चल रहा होता है। अभी भी कुछ वैसा ही देखने को मिला है। अमेरिका के राजदूत सर्गियो घोर की आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने आतंकवाद, ड्रग तस्करी, बॉर्डर सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। यानी आधिकारिक तौर पर सब कुछ बिल्कुल स्मूथ दिखाया गया, और होना भी चाहिए, क्योंकि देशों के रिश्ते सिर्फ एक घटना से नहीं चलते, लंबे हितों से चलते हैं। लेकिन असली दिलचस्प चीज मीटिंग नहीं थी। असली दिलचस्प चीज उसके बाद देखने को मिली। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिका को लेकर भारतीय सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है। जो भी अमेरिका से जुड़ी पोस्ट आती है, लोग सीधे जाकर उसके नीचे अपनी राय लिख रहे हैं। कहीं सवाल पूछे जा रहे हैं, कहीं नाराजगी दिखाई जा रही है और कहीं सीधे अमेरिका की आलोचना हो रही है। अब हुआ ये कि सर्गियो घोर और अमेरिकी दूतावास से जुड़े कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स पर लोगों ने ध्यान दिया कि वहां कमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। यानी पोस्ट तो दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे जाकर कुछ लिखने की सुविधा नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ मॉडरेशन पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि लगातार बढ़ रही आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया गया है। अब सच्चाई क्या है, उसका जवाब तो अमेरिकी पक्ष ही दे सकता है। लेकिन एक बात जरूर साफ दिखाई दे रही है, सरकारें चाहे कितनी भी कूटनीतिक भाषा इस्तेमाल करें, जनता का मूड कई बार अपनी अलग कहानी लिख देता है। और इस समय सोशल मीडिया पर वही कहानी देखने को मिल रही है। अब एक और दिलचस्प मोड़ इस पूरे मामले में देखने को मिला है, और ऑनेस्टली कहूं तो यहाँ जो हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के लिए स्थिति थोड़ी ऑकवर्ड जरूर हो गई है। मामला अमेरिका और ईरान के बीच हुए उस समझौते का है जिसकी पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी। पहले लगातार खबरें आ रही थीं कि दोनों देशों के प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड में आमने सामने बैठेंगे, बातचीत होगी और फिर एक औपचारिक साइनिंग सेरेमनी भी देखने को मिलेगी। इसी बीच पाकिस्तान भी खुद को इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़े मीडिएटर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तानी मीडिया में भी इसे लेकर काफी चर्चा चल रही थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे संकेत दिए जा रहे थे कि 19 जून को होने वाले कार्यक्रम में उसकी भी एक अहम भूमिका रहने वाली है। लेकिन फिर कहानी अचानक दूसरी दिशा में चली गई। अमेरिका और ईरान ने इंतजार ही नहीं किया। दोनों देशों ने घोषणा कर दी कि समझौते को ऑनलाइन ही फाइनल कर दिया गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस से अपनी मंजूरी दी, दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान से ही दस्तावेज पर इलेक्ट्रॉनिक साइन कर दिए। यानी जिस चीज को लेकर कई दिनों से तैयारी और चर्चाएं चल रही थीं, वो बिना किसी बड़े मंच, बिना किसी कैमरा शो और बिना किसी ग्रैंड सेरेमोनी के ही पूरी हो गई। और यहीं पर पाकिस्तान की मुश्किल शुरू हो गई, क्योंकि जिस कार्यक्रम को लेकर वहां काफी उम्मीदें दिखाई जा रही थीं, अब उसी कार्यक्रम की जरूरत ही खत्म हो गई। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से पहले जारी किए गए कुछ दावे और बयान भी चुपचाप वापस लिए जाने लगे। यानी पूरा नैरेटिव अचानक बदल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
बाद में पाकिस्तान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी मीडिएटर की हैसियत से इस समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं। यानी पाकिस्तान अब भी यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में उसकी भूमिका रही है, और शायद इसी वजह से पाकिस्तान इस समझौते को इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जैसे नाम से भी पेश कर रहा है। अब अलग अलग लोग इसे अलग नजर से देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान वास्तव में अपनी डिप्लोमेटिक रेलेवेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि अगर दो मुख्य पक्ष सीधे समझौता कर लें और सारा काम ऑनलाइन पूरा हो जाए तो फिर बाकी देशों की भूमिका को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। खैर, जो भी हो, इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम ने साउथ एशिया की डिप्लोमेसी में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब एक अपडेट ब्रिक्स से भी निकल कर आ रही है, और ऑनेस्टली कहूं तो इसमें सबसे दिलचस्प नाम चीन का है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ब्रिक्स के अंदर जो भी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, उनमें चीन का रवैया थोड़ा अलग देखने को मिला था। आपको याद होगा, पिछले महीने भारत ने ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होस्ट की थी, लेकिन उस मीटिंग में चीन ने ना अपना विदेश मंत्री भेजा, ना कोई बड़ा डिप्लोमेटिक डेलीगेशन भेजा, और ना ही कोई हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि भारत आया। उस वक्त चीन की तरफ से भारत में मौजूद दूतावास के अधिकारियों ने ही औपचारिक मौजूदगी दर्ज करवाई थी। यही वजह है कि जब भारत ने ब्रिक्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल मीटिंग की घोषणा की तो ज्यादातर लोगों को लगा कि शायद इस बार भी चीन कोई बड़ा चेहरा नहीं भेजेगा। लेकिन यहाँ कहानी ने अचानक थोड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ले लिया। चीन ने अब आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वांग यी भारत आएंगे, और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि वांग यी सिर्फ चीन के फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है, बल्कि चीनी सत्ता व्यवस्था के सबसे प्रभावशाली नेताओं में भी गिने जाते हैं। यानी जब बीजिंग किसी मीटिंग को वास्तव में महत्व देना चाहता है तो अक्सर वांग यी को ही भेजा जाता है। भारत ने बताया है कि 22 और 23 जून को दिल्ली में ब्रिक्स देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बैठक होगी, और चीन के मुताबिक वांग यी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीनी बयान में खास तौर पर भारत के NSA अजीत डोवाल का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि उन्हें अजीत डोवाल की तरफ से निमंत्रण मिला था और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। अब यहाँ एक चीज कई एनालिस्ट भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। उनका मानना है कि बीजिंग कई बार कुछ संवेदनशील मुद्दों पर सीधे फॉरेन मिनिस्ट्री चैनल की बजाय नेशनल सिक्योरिटी चैनल के जरिए बातचीत करना ज्यादा पसंद करता है, और शायद यही वजह है कि जब भी इंडिया चाइना रिलेशंस में कोई मुश्किल फेज आता है या दोनों देशों को किसी सेंसिटिव मुद्दे पर बैक चैनल टॉक्स करनी होती हैं, तो NSA लेवल कॉन्टैक्ट्स ज्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं। यही कारण है कि वांग यी का इस बैठक के लिए भारत आना सिर्फ एक रूटीन विजिट नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन चैनल्स के एक्टिव रहने के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब इस मुलाकात से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू निकलता है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस चीन ने पिछली ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग में दूरी बनाई हुई थी, वही चीन अब अपने सबसे सीनियर डिप्लोमेटिक फेसेस में से एक को दिल्ली भेज रहा है, और इस बात ने डिप्लोमेटिक सर्कल्स का ध्यान जरूर खींचा है। अब एक ऐसी खबर की बात करते हैं जो भारत और रूस के रिश्तों को समझने के लिए काफी दिलचस्प है, क्योंकि कई बार दोस्ती की असली ताकत बयान देने से नहीं, बल्कि उन प्रोजेक्ट्स से पता चलती है जिन पर दो देश साथ में काम कर रहे होते हैं। और इस बार जो जानकारी सामने आई है उसने डिफेंस सर्कल्स का ध्यान जरूर खींचा है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा है कि दोनों देश अब ब्रह्मोस के अगले जनरेशन वर्जन्स पर भी काम कर रहे हैं, यानी सिर्फ मौजूदा ब्रह्मोस नहीं, बल्कि उसका छोटा, ज्यादा एडवांस्ड और हाइपरसोनिक वर्जन भी पाइपलाइन में है। अब अगर ये प्रोजेक्ट उसी दिशा में आगे बढ़ता है जैसी चर्चा हो रही है, तो आने वाले सालों में भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी एक अलग लेवल पर पहुंच सकती है, क्योंकि अभी वाली ब्रह्मोस को ही दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल्स में गिना जाता है, और अब बात हो रही है उससे भी तेज वर्जन की, यानी टारगेट के पास रिएक्ट करने का समय और कम और स्ट्राइक का इम्पैक्ट और ज्यादा। दिलचस्प बात यह है कि ये जानकारी किसी एनालिस्ट या मीडिया रिपोर्ट ने नहीं दी, बल्कि सीधे रूस के राजदूत की तरफ से आई है। यानी पहली बार इतने सीनियर लेवल से इस तरह का संकेत दिया गया है कि दोनों देश अगले फेज की तैयारी में जुट चुके हैं। उधर रूस की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस की भी काफी तारीफ की गई। उनका कहना है कि मिसाइल ने स्पीड, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी तीनों मामलों में खुद को साबित किया है, और शायद यही वजह है कि अब एशिया पैसिफिक से लेकर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक कई देश इस प्लेटफॉर्म में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।